नमस्कार, मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। और ये जो आज का व्याख्यान है या आज की जो कक्षा है, दरअसल यह कक्षा टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संधियों से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो विषय है स्वर संधि, इस पर बात करेंगे। दरअसल स्वर संधि नाम ही से जाहिर है कि स्वर की संधि, और चूँकि व्यंजन और स्वर दो प्रकार के वर्ड होते हैं, तो जहाँ पर एक स्वर से दूसरा स्वर संयुक्त होता है, मिलता है, उनका आपस में मिलन होता है या जोड़ होता है, वहीं पर स्वर संधि होती है। इसकी परिभाषा इस तरह से है कि स्वरों के परस्पर निकट आने पर अथवा मिलने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दरअसल विकार सहित मेल, ये जो शब्द है या जो ये इतना पद है, इसका अर्थ है कि जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो शब्द बनता है उनके संयोग से, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार से तात्पर्य होता है जो अलग या जो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो उसी को विकार कहते हैं, यानी कुछ अलग हो जाना। जैसे छोटा आ यानी कि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ, ये दोनों मिले और इनसे मिल करके दीर्घ आ बन गया। तो ये दोनों स्वरों के मिलने से दीर्घ आ का, यानी दो ह्रस्व स्वरों के मिल जाने से दीर्घ आ बन गया। क्योंकि अलग है, दो छोटे छोटे आ मिले तो छोटा आ ही बनना चाहिए, बड़ा आ कैसे बना? तो यही विकार है। यानी जब दो वर्णों के आपस में मिलने से कोई अन्य वर्ण बन जाता है, उसी को कहते हैं विकार उत्पन्न हो जाना, और संधि इसी प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर स्वर संधि में यही होगा कि जब भी दो स्वर आपस में मिलेंगे तो एक अन्य स्वर बन जाता है, और वो किस तरह से बनेगा उसी के लिए कुछ नियम बताए गए हैं स्वर संधि में। तो इस तरह से स्वर संधि होती है। और इसमें एक और इसकी जो आगे परिभाषा का ही अगला पदबंध है, उसके अनुसार स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिल करके स्वर होता है। जैसे परम अर्थ लिखा हुआ है तो परम शब्द एक है और अर्थ शब्द दूसरा है, और दोनों संयुक्त होकर परमार्थ बन जाते हैं। अब कोई ये पूछ सकता है कि यहाँ तो माँ और ह्रस्व आ मिल रहे हैं, फिर आपने तो कहा कि आ और आ मिल रहे हैं। तो दरअसल जब हम माँ लिखते हैं तो माँ भी बना होता है इस प्रकार से, आज जिसे कहते हैं कि माँ हलंत प्लस आ, ये इस तरह से, ये माँ का मूल रूप ये है। तो अंततः ये भी इसके अंत में आ ही है, फिर से आ यहाँ पर भी है, और प्लस अर्थ का आ ये है, और इन दोनों के मिल जाने से ये दीर्घ आ बन रहा है। और इस प्रकार से ये क्या बन गया? परम प्लस अर्थ बन गया परमार्थ, और इसी को कहते हैं स्वर संधि। अब जैसे स्व माने अपना और अर्थ, तो अपना अर्थ स्व अर्थ मिलकर बना स्वार्थ। ठीक उसी प्रकार से ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिले और इस प्रकार से एक दीर्घ आ का निर्माण हो गया, और यहाँ पर भी स्वर संधि हो गई। तो स्वर संधि क्या है, इसकी परिभाषा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। और अब इस पर बात करते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। तो स्वर संधि के दरअसल 5 प्रकार माने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं: दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये 5 स्वर संधि के प्रकार हैं, और इनको हम अलग अलग तरह से इनकी क्या परिभाषाएं हैं, इनके विषय में भी अभी सीखेंगे। तो आगे बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो दरअसल दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अथवा जब दो सजातीय स्वर पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ बनाते हैं।
ये इसकी परिभाषा है। इस परिभाषा को और सरल करते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जिसे हम सामान्य बोलचाल में पढ़ते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो ह्रस्व का मतलब वही है, जैसे ये कि यहाँ ये लिखा हुआ है, ये सभी ह्रस्व आ ई ऊ हैं। और दीर्घ का मतलब होता है ये बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, इन्हें कहते हैं दीर्घ। तो जब ह्रस्व या दीर्घ यानी कि आ ह्रस्व है प्लस आ ये भी ह्रस्व है, ये दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलेंगे तो बन जाएगा दीर्घ आ। इसी प्रकार से यदि ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ ये दोनों यदि आपस में संयुक्त होंगे तो भी जो बनेगा वो दीर्घ आ ही होगा। और इसी प्रकार से यदि दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेंगे उस स्थिति में भी दीर्घ आ ही बनेगा। तो यही दरअसल दीर्घ संधि की नियम है, दीर्घ संधि की परिभाषा है, क्योंकि दीर्घ ही बनेगा, चाहे ह्रस्व मिले या फिर ह्रस्व दीर्घ मिले या फिर दीर्घ दीर्घ मिले, अंततः निर्माण दीर्घ का ही होगा। और यही नियम ई के लिए भी है, यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण करेंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई का निर्माण करेंगे, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेंगे तो भी वो दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ह्रस्व ई मिलकर के भी ह्रस्व ई का निर्माण करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ का निर्माण करते हैं। इस तरह से यह कहलाता है दीर्घ संधि। और ठीक यही नियम ऊ के लिए भी है कि यदि ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलेंगे तो भी वो दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे, ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलेंगे तो भी वो दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे, और दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलेंगे तो भी वो दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे। यही दीर्घ संधि है। जैसे पुस्तक और आलय, ये दोनों शब्द आपस में जब मिलते हैं, इनकी संधि होती है तो बन जाता है पुस्तकालय। पुस्तक में का शब्द में आ छुपा हुआ है तो यहाँ से आ मिल गया और यहाँ से दीर्घ आ मिल गया, तो ये का आ और ये आलय का दीर्घ आ, ये दोनों मिलते हैं और निर्माण कर देते हैं दीर्घ आ का। अब ये दीर्घ आ यहाँ पर का में जब संयुक्त हो जाएगा तो ये बन जाएगा दीर्घ का। ऐसे से पुस्तका और लय इधर का, तो पुस्तकालय हो गया। इस तरह से यह बना है। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, और इस तरह से दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह समझ आ गया होगा। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे अनेकानेक, तो अनेकानेक में अनेक शब्द जब लिखा हुआ है, अनेक शब्द जहाँ लिखा है, ये का में का प्लस आ छिपा हुआ है, और फिर अनेक में जहाँ से शुरुआत हो रहा है यहाँ शुरू में तो आ है ही, तो ये जब दोनों आ मिलते हैं तो ये बन जाते हैं दीर्घ आ, और इसीलिए ये जो का है इसके अंदर दीर्घ आ छिपा हुआ है। तो अनेकानेक इस प्रकार से बना है। और अगर हम बात करें धर्मार्थ की तो इसी प्रकार से धर्मार्थ भी बना है, क्योंकि यहाँ धर्म है प्लस अर्थ है, तो माँ के साथ जो आ है और यहाँ का आ है, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर दे रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर छिपा हुआ है। इस तरह से परम अणु में भी परम अणु परमाणु, सूर्य अस्त में सूर्यास्त, तो ये तो दीर्घ आ और ह्रस्व आ के मिलन से बने कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अन्य वर्णों यानी कि ई और ऊ के भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रवींद्र, रवींद्र शब्द है ये, यहाँ पर रवि और इंद्र, इन दोनों शब्दों के मिलन से रवींद्र बना है। और रवि में जो वी लिखा हुआ है, वी बना है वा प्लस ई से, और इंद्र से ये मिल गया है, ये इंद्र का ई, तो इन दोनों के मिलने से निर्माण होता है दीर्घ ई का, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है रवींद्र। तो इस तरह से ये बना है। इसी तरह से प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा में ये ह्रस्व ई
और ये दीर्घ ई, यानी ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, और ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है दीर्घ ई, जो कि प्रतीक्षा में दिखाई देता है। अति यू में अति और यू दोनों ह्रस्व मिलते हैं और इस प्रकार से एक दीर्घ का निर्माण कर देते हैं। रजनी ईस, रजनी ईस में रजनी में जो ना में दीर्घ ई छिपा है ये, और ईस का दीर्घ ई ये दोनों मिलते हैं और निर्माण करते हैं दीर्घ ई का। इस प्रकार से रजनीश बना है। इसी प्रकार से जो सूक्ति लिखा हुआ है, तो सूक्ति में अगर बात किया जाए तो सु इस तरह लिखा है, तो ये सा प्लस उ इससे बना हुआ है, और उक्ति में उ से बना हुआ है, उ प्लस का प्लस ती। तो हम देखेंगे इन दोनों को जो मिलाया गया है तो ये बन जाता है दीर्घ उ, और ये सूक्ति में दिख रहा है सु उक्ति। तो इस प्रकार से हमने बहुत से वधु उत्सव, वधु में यहाँ पर दीर्घ उ वधु का और उत्सव का ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व मिल करके दीर्घ का निर्माण करते हैं और ये वधु उत्सव हो जाता है। तो ये सब जितनी भी बातें थीं, ये सारी बातें थी दीर्घ संधि के बारे में। उम्मीद करते हैं कि स्वर संधि और स्वर संधि में से विशेष रूप से दीर्घ संधि पर आपकी जानकारी अच्छी हुई होगी। अगली संधि के बारे में अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।